हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे आज आप लोगों के साथ लेके आया हूँ पार्टनरशिप, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिजोलूट को, कि पार्टनरशिप का विघटन हम किस तरीके से करेंगे और हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कौन-कौन से प्रोविज़न, कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं पार्टनरशिप डीड के अलोंग विथ, मतलब उसके साथ में कौन-कौन से ऐसे हमको फॉर्मेलिटीज़ करने होंगे, कौन-कौन से प्रोविज़न करने होंगे, कौन-कौन से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या फिर गेनिंग अकाउंट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करना होगा, ये सब सारी चीज़ें करते हैं और फर्म कब डिसोल्यूट होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो महत्वपूर्ण क्लास ये है ताकि आज तक आप लोगों को, हालाँकि आप पढ़े होंगे, तो फर्म के डिसोल्यूशन में यानी वाइंड अप में और हमारे पार्टनरशिप के वाइंड अप में अंतर होता है। मतलब फर्म कब खत्म होता है और पार्टनरशिप कब खत्म होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग तुरंत आते हैं अपने पार्टनरशिप एक्ट के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में जो बोला गया है, उसकी बातचीत हम करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है और यह भी देखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हमको आज चर्चा करनी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप का हमको विघटन कराना है और एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप होती है ना पार्टनर्स की, उनमें हमको क्या कराना है, उसके पहले की जो समस्याएं थी उसका समाधान करने का प्रयास करना है। और हमको ये भी देना है कि क्या-क्या चीजें होती हैं हमारे डिसोल्यूशन में। तो सबसे पहला वे क्या है कि चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट पार्टनर्स। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो अमाउंट है, जो राशि है, वह चेंज होना है इसमें। फिर क्या कहना है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हमने इसको पढ़ लिया है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैसे करते हैं। फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। कंपटीशन, सॉरी, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर दैट। कंप्लीशन यानी अगर उनकी पार्टनरशिप की कंप्लीट हो गई है अवधि, जिस अवधि के लिए या जिस उद्देश्य के लिए वो लोग पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करते थे, अगर वो भी खत्म हो जाए तो उसके लिए रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये 7 तरीके के रिकॉन्स्टिट्यूट हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ये 7 तरीके होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे पार्टनरशिप क्या करते हैं, पूरे पूरे गोल गोल चक्कर लगाते हैं। अब आज हमको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये क्या होता है भाई, किस चिड़िया का नाम है? हमने बताया है आपको मित्र कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्या मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कि जब कोर्ट के ऑर्डर के बिना डिसोल्यूशन होता है ना, तो ऐसे चीजों में हम क्या कहते हैं, कुछ नेसेसरी चीजें होती हैं, उनमें कुछ आवश्यक चीजें होती हैं और वह आवश्यक चीजें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ही होती हैं। ठीक है, वह आवश्यक चीजें क्या होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे और कौन सी चीजें आवश्यक नहीं होती है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप वुड नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। कि कोई जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, यानी पार्टनरशिप का क्या हो, अंत हो, और पार्टनरशिप के अंत होने से हमारे फर्म का भी अंत हो जाए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी प्रश्न में पूछता है आप लोग के एग्जाम में कि क्या पार्टनरशिप के फर्म के समाप्ति का आशय यह है कि फर्म की समाप्ति हो जाए, तो आप क्या बताओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में अंतर है। अच्छा, अब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कि इसमें बताया कि डिसोल्यूशन कोई भी फर्म कब होगा, किसी भी फर्म का कब उनका डिसोल्यूशन होगा, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जबकि हम लोगों ने बातचीत कर रखा था इसके पहले की कक्षाओं में कि पार्टनरशिप डीड्स के में जो परिवर्तन होता था ना, उसमें परिवर्तन के आशय का ही मतलब है कि पार्टनरशिप में परिवर्तन होना। जबकि इधर क्या है कि फर्म को ही डिसॉल्व कर दिया जाए, फर्म को ही खत्म कर दिया जाए। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि किन किन माध्यमों के आधार पर हम फर्म को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो वो माध्यम में पहला, कलर चेंज कर लें, पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, पारस्परिक सहमति के आधार पर जब किसी भी संस्था को डिसॉल्व किया जाता है, पार्टनरशिप संस्था को डिसॉल्व किया जाता है, तब की स्थिति क्या होती है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारी सहमति सबकी हो, और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कि उन जो है पार्टनर हैं
पार्टनर के मध्य क्या हो, उनमें आपसी सहमति बन जाए। तो ये दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और दूसरा क्या है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स की आम सहमति के हिसाब से। अब दूसरी जो परिस्थिति है वह क्या जनरेट करती है जी, वह जनरेट करेगी कि कंपल्सरी कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि अनिवार्य कंपल्सन जब हो, जब कंपल्सन हो जाए अनिवार्य तरीके से उनके जो डिसोल्यूशन हो फर्म का, वह तो वह कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न करती है? व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, जब सभी पार्टनर क्या हो, सभी पार्टनर हो और उनमें से कोई एक पार्टनर क्या हो, इंसॉल्वेंट हो जाए और वह रेंडरिंग करे इनकम्पिटेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वह रेंडर मतलब क्या? रेंडर मतलब होता है असहमति, असहमति दे दे अपने इनकॉम्पिटेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन करके अपनी असहमति प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी वस्तु, इसे वस्तु क्या है कि व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। देखिए, यह प्रश्न हमेशा पूछता है कि कंपलसरी की अवस्थाएं कब कब होती हैं, तो आप बताओगे पहली कंपल्सन की अवस्था डिसॉल्व होने की फर्म की क्या है? वह है कि सभी पार्टनर क्या हो, रहें, मगर उनमें से कोई एक पार्टनर क्या हो, इंसॉल्वेंट हो जाए और वह रेंडर करे कि इनकम्पिटेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फर्दर कंटिन्यू ना करे। दूसरा क्या है? व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, कि आपका जो फर्म है वह इलीगली कामों में इन्वॉल्व है। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्या है कि व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस व्हिच मेक्स इट्स अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन पार्टनरशिप। क्या कह रहा है कि जब कोई इवेंट ऐसे जगह पर किया गया है जो अनलॉफुल हो और पार्टनर्स क्या हो, उस बिजनेस को कैरी करें जो ऑलरेडी अनलॉफुल हो, मतलब क्या, लॉ के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या है, संबद्ध ना हो। जैसे एग्जांपल क्या है कि व्हेन अ पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम्स एन एलियन एनिमी, मतलब क्या कि जब कोई पार्टनर क्या हो, सिटीजन हो उस कंट्री का जो हमारे देश का शत्रु देश का क्या हो, शत्रु देश का वह क्या हो, शत्रु देश का नागरिक हो, तो ऐसी अवस्थिति में वह क्या करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर विथ हिज कंट्री एंड इंडिया। ऐसी स्थिति में वह डिक्लेयर करेगा कि वह अपने अपने राष्ट्र का, चूंकि वह क्या होता है, शत्रु राष्ट्र का नागरिक होता है, और शत्रु राष्ट्र का नागरिक होकर वह हमारे राष्ट्र में आके यदि कोई बिजनेस करेगा तो वहां पर वह ऐसा उसका काज ऑफ एक्ट माना जाएगा, ऐसा उसका एक्ट ऑफ काज माना जाएगा कि वह हमारे राष्ट्र के विरुद्ध वार क्रिएट कर रहा है, युद्ध घोषणा कर रहा है। ये तीन परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमारे कंपल्शन हो जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। अब बात आते हैं तीसरी परिस्थिति क्या है। तीसरी परिस्थिति जो होती है मित्र, वह होती है हमारी कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं जिसके हैपनिंग या जिसके घटनाओं के होने की वजह से वह क्या कर जाए, उनके डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के लिए जवाबदेही हो। क्या है वह कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ फर्म इज डिसॉल्व। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इफ कंस्टिट्यूट फॉर अ फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि कोई एक निश्चित अवधि के लिए क्या करे, पार्टनर्स होल्ड किए गए हैं, पार्टनरशिप डीड किए गए हैं कि भैया हमारा 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए हम लोग पार्टनर बनेंगे, और जब ये एंड हो जाता है टर्म, तो क्या होता है उसके बाद यह अपना डिसॉल्व हो जाता है कंटिजेंसीज के हिसाब से। ठीक है। दूसरी क्या है कि इफ कंस्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, कि कंस्टिट्यूट किया गया है एक से ज्यादा वेंचर्स के लिए, और वह क्या हो, कंप्लीट हो जा रहे, मतलब क्या कि जिस काम को आप मानते थे, जिस काम के लिए आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, वह काम संपन्न हो जाए, वह काम क्या हो, संपन्न हो जाए। पहला क्या था, पहला तो पीरियड या टर्म से रिगार्डिंग था। दूसरा क्या था कि मान लीजिए अगर हमको घर बनवाने का है, एक पार्टनरशिप लिए, तो घर जब तक बनेगा, तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, घर का बनना। जब घर बन जाएगा तो हमारा पार्टनरशिप लेबर का खत्म हो जाएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है कि बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तब भी फर्म क्या होता है, डिसॉल्व करेगा कंटिजेंसीज के हिसाब से। चौथा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर्स एज एन इंसॉल्वेंट, जब कोई पार्टनर क्या नाम है हमारा, दोषी पाया जाए न्यायालय के समक्ष,
कि वह इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी वह दिवालिया हो गया है। तो यह 4 अवस्थिति ऐसी रही जो कंटिजेंसीज के हिसाब से क्या हुई, हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व करेगा, फर्म डिसॉल्व करेगा। कौन-कौन सा? सबसे पहला कि टाइम ड्यूरेशन उसका खत्म हो जाए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, जिस उद्देश्य के साथ वह क्या किया था, अपना बनाया था, अपना एग्रीमेंट किया था, वह खत्म हो जाए। तीसरा क्या है कि जब पार्टनर्स का डेथ हो जाए। चौथा क्या है कि जब कोई न्यायालय के समक्ष वह क्या हो, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। ठीक है, तो ये चीजें रही हमारी ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो आज हम कर रहे हैं वो है डिजोल्यूशन बाय नोटिस। हाँ, ये क्या है भैया? कि सूचना के आधार पर हम डिजोल्यूशन करवा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में हम देखेंगे कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड इफ any one of the partners gives a notice to writing of the order of the partnership signifies his intention of seeking dissolution of the firm. मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, राम, मोहन, श्याम और मनु। इन चारों में कोई एक पार्टनर ऐसा कर दिया कि भैया हम इस सहमति में नहीं रहना चाहते, हमने ऐसा नोटिस दे दिया कि हमारा ये पार्टनर्स क्या होगा, अब हम आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं, हम खुद को अलग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस के हिसाब से क्या होगा कि द फर्म में बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स गिव्स अ नोटिस। कोई जरूरी नहीं है कि चारों चारों मिलके आए। यह प्रश्न होता है कि क्या चारों लोगों का आवश्यक होना जरूरी है या आम सहमति बनना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में एकदम क्लियर कट अपनी बातों को रखा है कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई एक अगर भी हमको शार्ट नोटिस दे देगा तो भी हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पांचवा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब कोर्ट यानी न्यायालय, न्यायालय की स्थिति में यह देखना पड़ता है कि यदि कोई शूट हो, शूट का मतलब क्या, कोई कोई पिटीशन, अगर न्यायालय में कोई याचिका दाखिल किया गया हो या कोई झगड़ा झंझट हो तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा पार्टनरशिप फर्म को कि वो डिसॉल्व करे जब वह कुछ निश्चित ग्राउंड्स को पाएगा, मतलब कुछ निश्चित आधार को पाएगा। वह आधार क्या क्या होगा? व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इंसेन। इंसेन का मतलब होता है कोई पागल ओगल हो जाए भैया, वह निर्णय लेने की क्षमता उसमें ना रहे। फिर क्या है? व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पार्ट परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, कि जब वह क्या हो, पार्टनर हो, हमेशा के लिए मान लो उसकी क्या हो, चोट वगैरह आ जाए या फिर हाथ पांव कट जाए या फिर उसकी मानव स्थिति इस तरीके की ना हो कि इन वह कैपेबल हो परफॉर्मिंग द ड्यूटीज में, अपने जो कर्तव्य है उसको परफॉर्म करने में। और महत्वपूर्ण बात क्या है जो तीसरा उन्होंने कहा है कि भैया व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि जब वह कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत हो, मतलब मिसकंडक्ट के बारे में उन्होंने बात किया कि उनका क्या हो, अनलॉफुल एक्टिविटी हो, तो ऐसे आधार पर भी उनको एडवर्सली इफेक्ट क्या करेगा, बिजनेस ऑफ द फर्म। और कोई मान लीजिए अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके तरफ चल रही हो जो हमारे बिजनेस के लिए एडवर्स इफेक्ट करता है, यानी विपरीत प्रभाव करता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो न्यायालय होगा वह भी क्या करेगा, आदेश दे देगा कि अब भैया डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आप कर दो। व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनर क्या करेगा, एग्रीमेंट को क्या करेगा, तोड़ देगा, तो ये भी एक आधार या ग्राउंड मिल जाएगा। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी। यही इंपॉर्टेंट है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में भी बनता है और आपके भी एग्जाम में बनेगा। वह क्या होगा, कहेगा कि अनिवार्य या फिर देखिए दो ही चीजें होती है ऐसी परिस्थिति में, ऑप्शन देगा, ऐसी स्थिति लिख के दे देगा कि ये स्थिति है कि व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, कि जब कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट का पूरी की पूरी राशि किसी तीसरे पार्टी को ट्रांसफर करती है, तो ऐसी अभी स्थिति में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की कौन सी क्रिया अपनाई जाएगी? आपका आएगा पहला, नोटिस के आधार पर डिसोल्यूशन हो। दूसरा, न्यायालय के आधार पर डिसोल्यूशन हो। तीसरा, आम सहमति के आधार पर डिसोल्यूशन हो जाए। चौथा, कंटिजेंसी के आधार पर डिसोल्यूशन हो जाए। तो आप क्या कहोगे ऐसी स्थिति में? यह क्या है, यह हमको हमारे न्यायालय के एक आधार मिल जाता है, अतः यह अनिवार्य ना होके यह न्यायालय के विचाराधीन होगा कि न्यायालय उसको किस तरीके से, किस डिग्री ऑफ लेटरल हिसाब से उसको अपना अकाउंट्स में उसको अकाउंटेबल बनाता है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है। When the business of the firm cannot be carried and
ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। देख, लॉस प्रॉफिट तो है तो फिर मौजा ही मौजा भाई, प्रॉफिट हो तो सब आनंद है, मगर अगर लॉस हो रहा है तो फिर क्या होगा, कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, भाई प्रॉफिट आप लोगे तो लॉस कौन लेगा। तो ऐसा भी आधार जो हमारा न्यायालय है वह इसको एक ग्राउंड मिल जाता है। पांचवा या छठा क्या है, इवन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड एक्विटेबल। जो इसमें से ऊपर के चार पांच बताए हैं उनके हिसाब से कोई उसी के रिगार्डिंग कोई आपस में उनके क्या करो संबंधित हो, तब भी क्या करेगा हमारा जो जो हमारा न्यायालय है वह उसको एक आधार मानकर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का आदेश पारित कर देगा। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है कि इसमें अंतर क्या है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, हालांकि हमारा मंतव्य है कि हम चीजों को समझाते हुए चलें। देखिए, टर्मिनेशन ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस, टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस मतलब क्या कि बिजनेस की खत्म करने की अवस्थिति। द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस खत्म नहीं होता, यह महत्वपूर्ण है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस खत्म हो जाता है। चाहे आप जिस चीज की बिजनेस करो, तो टर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द dissolution of a partnership, whereas in the dissolution of a firm regarding the regarding the business carried on, there is no there is no conditions is carry on of the business of the firm। ठीक है, तो ये तो बातचीत रही। अब दूसरी रही सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की। अगर सेटलमेंट हम करेंगे तो लाजमी सी बात है भैया कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवेल्युएट एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। क्योंकि हम वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, इसलिए यहां पर ये बातचीत कर रहा है। यहां पे क्या होगा कि ये हम रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर बनाते हैं, और ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू मेंटेन द एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ वाली स्थिति हमको अपनानी पड़ेगी। कोर्ट इज इंटरवेंशन, कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इस अवस्थिति में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप देखते रहे होंगे कि म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से पार्टनरशिप डीड जो बनता था, साझेदारी जो संलेख था, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता था हमारा, कॉन्ट्रैक्ट का आधार, वहां पर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी न्यायालय हमारा हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि वह क्या था, पारस्परिक सहमति, एक आम सहमति के आधार पर चीजों को हम बनाते थे। जबकि यहाँ पर क्या है कि अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट इज ऑर्डर, कि कोर्ट के ऑर्डर पर एक फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूइंग दो इन अ चेंज्ड फॉर्म। क्योंकि हम क्या करते थे, हम रिकॉन्स्टिट्यूट भी इसी अवस्था में करते थे अपने कंपनी पार्टनरशिप को। पार्टनर, न्यू पार्टनर एंटर किया, पार्टनर चला गया, पार्टनर अवकाश हो गया, पार्टनर की मृत्यु हो गई, पार्टनर आपस में एक दूसरे को छोड़ के चले गए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या था, इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन था, जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो था, वो परिवर्तित होता था। जबकि यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। क्योंकि यहाँ पर फर्म ही समाप्ति हो जा रही है, और मान लीजिए ये आपका फर्म है, फर्म क्या है, बड़ा है, क्या है, यह बड़ा है, और इसके अंदर एक छोटा सा ये क्या है हमारा पार्टनरशिप। तो अगर ये समाप्त हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और ये समाप्त होगा तो ये ऑटोमेटिक समाप्त नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप इस चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, क्लोजर ऑफ बुक का आधार माना है कि डज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। जब भैया हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब हमारा टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस हो ही नहीं रहा, जब बिजनेस बंद ही नहीं होगा, जब बिजनेस करंट चलेगा, तो वहां पर हमारा एक आधार यही नहीं रहेगा कि जब बिजनेस चल रहा है तो बुक हम क्यों बंद करें, तो बुक भी कंटिन्यू चलेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, बुक्स आर अकाउंटेड आर क्लोज, क्योंकि बुक क्या होगा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्म ही क्लोज हो जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण बेसिक्स कुछ जानकारियां थी जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग थी। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। इसके बारे में, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में जल्दी जल्दी से बात करते हैं, क्लास को अब लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि अब इधर की जो चीजें होगी वह प्रमुख प्रमुख ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि सीजेस कंडक्ट बिजनेस एंड हैज टू सेटल इट्स अकाउंट। कौन कौन से होते हैं, क्योंकि डिस्पोज करना होता है उनके ऑल एसेट्स को, सेटिस्फाइज करेगा जो उनका अगेंस्ट क्लेम रहेगा। ठीक है, तो क्लेम के रिगार्डिंग हमारे एसेट को क्या करेगा,
सेटिस्फाइज करेगा। इट इन द कॉन्टेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। कैसा है कि फॉलोइंग सेक्शन, ये 848 कौन सा सेक्शन इसको देता है, इसको आपको ध्यान देना है कि सेक्शन 48 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 48 हमको यह अलाउ करता है एट द पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, यह जो है सेक्शन 48 यह हमको बताता है कि कौन कौन से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करेंगे जब कोई क्लेम कर रहा है हमारे एसेट्स के रिगार्डिंग, हमारे संपत्ति के रिगार्डिंग कोई कहेगा कि भैया हमारा संपत्ति लगा है, ताकि जब वह एंट्री किया था तो वह संपत्ति के रूप में पैसे दिया था ना, तो अपनी संपत्ति को भी लेगा क्योंकि उसकी मेहनत भी उसमें थी। और यह है पार्टनरशिप, इसमें समान दायित्व तो सबके रहते हैं, हमने बताया था, और असीमित दायित्व तो इसमें रहते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसा, ये इसेंशियल है, पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में दायित्व कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, असीमित दायित्व। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये चीजें हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, अगर लॉस हुआ तो कैसे करेंगे, उनके जो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ना वो पेड किया जाएगा। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले अगर लॉस हुआ, यहां से भी प्रश्न बनता है कि सेक्शन 48 के रिगार्डिंग यदि लॉस हुआ तो किस प्रेफरेंस में हम चीजों को बांटेंगे, कैसे। पहला है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अगर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस होता है तो हमको यह मानना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जो फर्स्ट आउट प्रॉफिट होगा, सबसे पहले प्रॉफिट में से लॉस को हम देंगे। हमारे पास मान लीजिए लॉस 5000 हुआ, ठीक है, लॉस कितना हुआ 5000, प्रॉफिट हुआ 10000, तो इसी 10000 में से हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे अपने पहले लॉस को। दूसरा क्या है, यदि कुछ बचा तो फिर उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से भी हम चीजों को लेंगे। मान लीजिए ये 10,000 है, 15,000 हो गया, तो 5,000 क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल के हिस्से से लेंगे। फिर क्या है, जो तीसरा है कि लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि उनका कुछ बचा तो वो इंडिविजुअली क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनके एसेट से चीजों को लेंगे। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात रही। अब एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। कौन कौन सा होता है, इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी वाले डेट को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। फिर क्या है, इन पेइंग ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनल व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फ्रॉम द फर्म और एडवांस इन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल दैट इज पार्टनर के लोन को। उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसेट के इसके रिगार्डिंग। फिर क्या होगा, इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू हिम एन अकाउंट ऑफ कैपिटल, उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उनको फिर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बचा, जो बचा कुचा रहेगा वो करेंगे हम डिवाइड करेंगे सब पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये तो एप्लीकेशन हम करेंगे एसेट के रिगार्डिंग, और ये हमारा है लॉस या लाइबिलिटी जो उनके होते हैं। अब हम और बातचीत कर ले मित्र कि does the amount realized from asset along with contribution from partners, realized मतलब वसूली, वसूली जो होगा ना उसके बारे में अब बातचीत कर रहे हैं कि amount realized from asset along with the contribution from partners if required shall be utilized first to pay off the outside liabilities। सबसे पहले किसको पे करना होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी को, मतलब जो हमारे क्या होंगे, आउटसाइडर होंगे, लाइबिलिटी, आउटसाइड जो लाइबिलिटी हमको प्रोवाइड कर किए हैं उनको हमको क्या करना है, सबसे पहले पेड करना है ऑन द फॉर्म सच एज द क्रेडिटर्स। जैसे कौन कौन से आउटसाइडर लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर हुए आपके, क्रेडिटर हुए, लोन्स हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बिल पेबल हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आउटसाइडर लाइबिलिटीज है। इट मे बी नोटेड दैट द सिक्योर्ड लोन्स हैव प्रेफरेंस ओवर द अनसिक्योर्ड लोन्स। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से लोन को हम सबसे पहले रीपे करेंगे, तो आप क्या कहोगे, प्रेफरेंस हम उन्हीं को देंगे जो क्या हो, सिक्योर्ड हो। ठीक है, जो सिक्योर्ड हो ना, लोन्स हैव प्रेफरेंस ओवर द अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे किन के, अनसिक्योर्ड लोन पे। ठीक है, बात सुन भाई, सिक्योर्ड लोन वाले जो हमारे होल्डर होंगे सबसे पहले हम उनको रीपे करेंगे। उसके बाद जो दूसरी परिस्थिति बनती है हम क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो बात रही यहां तक। अब बात आती है किसकी, बात आती है कि द बैलेंस शुड बी अप्लाइड टू रीपे लोन्स मेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म।
in case the balance amount is not adequate enough to pay off such loans and advance, they are to be paid proportionality. मान लीजिए कि अगर उनमें पर्याप्त लाभ नहीं होता, तब उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसी परिस्थिति में वो जो पार्टनर होंगे ना, अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, अपने आनुपातिक प्रॉफिट एंड शेयरिंग के हिसाब से, अपने पर्सनल जो उनके कैपिटल होंगे ना, उसके आधार पे वो लोग क्या करेंगे? उसको पेमेंट करेंगे। किसको? हमारे सिक्योर्ड लायबिलिटीज को। ठीक है? फिर क्या कहा गया है कि द अमाउंट लेफ्ट देयर आफ्टर इज यूटिलाइज्ड इन सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस। मान लीजिए अगर कुछ लाभ ज्यादा है, लाभ यदि ज्यादा है तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को प्रेफरेंस के हिसाब से दे देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो हम कैपिटल जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल्स में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो के। ठीक है? ये तो महत्वपूर्ण बात रही कि हम कैपिटल और एसेट्स, लायबिलिटी, इन तीनों को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे अपने पार्टनर्स के हिसाब से। क्या क्या? सबसे पहले हमने बताया कि अगर लाभ हो तब की स्थिति। उसके बाद हमने बताया कि लोन जो है, लोन में प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? सबसे पहले सिक्योर्ड लोन को दिया जाता है। ऐसे लोन होल्डर हो जो हमारे लिए सिक्योर्ड हो, उनको सबसे पहले हम लाभ अगर है हमारे पास, लाभ का कुछ प्रतिशत या पूरा पूरा उनको हम क्या करेंगे? रीपे कर देंगे। दूसरी प्रेफरेंस हमारी आती है अनसिक्योर्ड की। अनसिक्योर्ड वालों को हम देंगे। उसके बाद यदि प्रॉफिट बचता है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल के अकाउंट में चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक समझ में आई बात? अब क्या हुआ कि प्रोवाइड प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट। मान लीजिए कुछ ऐसे डेट होते हैं जो प्राइवेट हो और कुछ ऐसे डेट हो जो फर्म के हो। प्राइवेट मतलब क्या? प्राइवेट मतलब है कि पार्टनर्स अपने लिए कुछ लोन ले रखा है। फर्म में सारे हमारे पार्टनर्स के हित सम्मिलित होते हैं ना। फर्म किसे कहते हैं? फर्म कहते हैं ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड एज फर्म। कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं सारे को यदि समूहीकृत कर दिया जाए तो वही फर्म हुए। मगर प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए राम श्याम मोहन तीन पार्टनर है, तीनों को मिला दिए तो ये तो फर्म का स्थिति हो गई। अगर इसमें से राम कहीं से कुछ अपने पर्सनल चीजों के लिए क्या किया? डेट लिया, लोन लिया, तब की स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति में कुछ प्रोविजन हमारे यहाँ 1932 पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 49 के अंतर्गत दिए गए हैं। किसके अंतर्गत? सेक्शन 49 के अंतर्गत। वो क्या क्या कहा गया है देख लेते हैं जल्दी से। कहा गया है वेयर बोथ द डेट ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेट ऑफ द फर्म। ठीक है? अब वो पार्टनर को एग्जिस्ट तो फॉलोइंग रूल्स एज स्टेटेड 49। देखिए यहाँ पे है सेल अप्लाई। 49 क्या कहा गया है वो बताता है। द प्रोप्राइटरी of the firm shall be applied first in the payment of debt of the firm, and then the surplus, if any, shall be divided among the partners as per their claims, which can be utilized for payment of their private liabilities. यदि कोई फर्म का डेट हो तो सबसे पहले प्रॉफिट का हिस्सा किसमें जाएगा? फर्म के डेट को रीपे करने के लिए। उसके बाद यदि बचता है, उसके बाद भी यदि बचता है तो बचे हुए लाभ को क्या करते हैं? हम हमारे एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनमें उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो बंदा प्राइवेट अपना लोन वोन लिया है वो अपने हिस्से का क्या करेगा? लोन प्रोवाइड कर देगा, रीपे कर देगा। फिर क्या है? द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स एंड द सरप्लस इफ एनी may be utilized for payment of the firm debt in case the firm's liabilities exceed the firm asset. क्या कहा गया है फिर से देखिए? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड। यदि कोई प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए राम श्याम मोहन है और वो अपने प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? वहां पर अप्लाई करवा रहा है। क्योंकि सिक्योर्ड लोन को पहले देना था तो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले दिया। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में हम उसके प्राइवेट डेट को क्या करेंगे? यदि ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? यदि लाभ ज्यादा होगा तो सबसे पहले उसके प्राइवेट एसेट को रीपे करेंगे। क्योंकि वो भी बंदा हमारे लिए क्या है? एसेट है। वो अपना व्यक्तिगत कुछ लाया है, लगाया है ना, तो सबसे पहले हम उसको का काम कर तमाम कर देंगे यदि कोई हो तो। उसके बाद कहा है कि मे बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट। ये भी हो सकता है कि वह फर्म के डेट के हिसाब से उसको यूटिलाइज करे इन केस द फर्म लायबिलिटी एक्सीड द फर्म एसेट। यदि फर्म की लायबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? जब फर्म की लायबिलिटी ज्यादा हो और फर्म का एसेट कम हो तो पर्सनल कोई जो बंदा होगा वो अपना कैपिटल भी उसमें इंगेज करेगा। मगर लाभ होगा तो सबसे पहले पर्सनल बंदे का जो कैपिटल होगा ना उसको रीपे करवाएगा। ठीक है? यही बात यहाँ पर की गई है।
It may be noted that the private property of the partners does not include the personal properties of his wife and children. कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में अब आप जो काम कर रहे हो आपकी लायबिलिटी आपके खुद पे है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी लायबिलिटी आपके खुद पे है ना कि आपके बच्चे और बीवी पर। ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है कि यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और प्राइवेट डज नॉट इंक्लूड यानी उसको वह इंक्लूड नहीं करेगा अगर पर्सनल प्रॉपर्टी के तरीके से यदि उसकी वाइफ और चिल्ड्रन के नाम पर कुछ संपत्ति हो। Thus, if the asset of the firm are not adequate enough to pay of firm's liabilities, the partners have to contribute out of their net private asset. Net private asset कैसे निकलेगा? Private asset minus private liability पे। ठीक है, जब कभी क्या कह रहा है दूसरे स्टेंजा में कि यदि एसेट ऑफ द फर्म आर नॉट एडिकेट इनफ, कि जब फर्म के एसेट क्या हो, एसेट ज्यादा नहीं हो, एडिकेट नहीं हो, उपयुक्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या करेगा, फर्म को लायबिलिटी का जो कमी बेसी रहेगा वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा एसेट ही कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा वह अपना नेट प्राइवेट एसेट। और नेट प्राइवेट एसेट कैसे निकलेगा, प्राइवेट एसेट माइनस प्राइवेट लायबिलिटी के हिसाब से। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातचीत रही हमारी इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बेसिक चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर कौन सा अकाउंट खोला जाता है ये आप देखोगे, यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज के अकाउंट खोला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कब खोला जाता है, तो आप बताओगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, मतलब फर्म के विघटन के दौरान यहाँ पर यह रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान यह रखना है। ठीक, अच्छा, a realization account is prepared to ascertain the net effect, profit or loss of realization of asset and payment of liabilities, which may be transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें वह लायबिलिटी और एसेट को रियलाइज करता है यानी उनकी वसूली करता है और यह देखता है यदि उसमें प्रॉफिट कुछ हो रहा है तो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो में वह क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे ना उनमें वह शेयर डिवाइड कर देगा। इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है। अब और इसमें आगे चीजों को देखते हैं। हाँ, ये तो आपका रहा बनाने का तरीका, ये सब नहीं पूछने वाला। जर्नल एंट्रीज एक आध दो देख लेते हैं क्योंकि यह रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसा ही होता है मगर वही नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि हमारा रियलाइजेशन का जो तरीका है वो हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, और ट्रांसफर ऑफ एसेट, यदि एसेट को आप ट्रांसफर करोगे, क्योंकि एसेट को हमको क्या करना है, रियलाइज करना है ना, तो ये देखते हैं हम क्या करेंगे। अकाउंट इज एक्सक्लूडिंग ऑल एसेट अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग कैश बैंक एंड फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, ये सब एक्सक्लूड करना है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कैश बैंक और फिक्स्ड एसेट को सम्मिलित करते हैं क्या, तो आप क्या कहोगे, कतई नहीं। क्या कहोगे, कतई नहीं। ताकि कैश को कोई रिपे करेगा, भाई हमारे पास 5 लाख रुपए है, अब 5 लाख रुपए की वसूली आप कैसे करोगे, उसकी तो जो 5 लाख रुपए वो तो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू 5 लाख रुपए के हिसाब से तो रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा। भाई आज हमारे पास 100 रुपए हमने आपको दिया, अब 100 रुपए में कितनी कमी होगी ये तो नहीं मालूम ना, वो अलग बात है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो चूंकि हम यहाँ पे फाइनेंस नहीं पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 100 रुपए का नोट है, अगर वह 100 रुपए का नोट 10 महीने बाद रहता या 10 महीने पहले है तो 100 रुपए की वैल्यू 100 ही रुपये होगी। इसीलिए यहाँ पर न कैश को इंक्लूड करते हैं, न बैंक के पैसे को इंक्लूड करते हैं और फिक्सियस एसेट। फिक्सियस एसेट मतलब क्या, ऐसे एसेट जो क्या हो, अनुमानात्मक हो। तो जब अनुमान ही नहीं लगा सकते तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी चीजों को नहीं लगा सकते। इफ एनी आर क्लोज बाय ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यूज। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट sundry debtors are transferred at gross value and the provision for doubtful debts is transferred to the credit side of realization account। तो ये भी हमको देखना है, लाइबिलिटी के साथ जो हमारा डाउटफुल डेट रहेगा ना वो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जल्दी से आ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, यह क्या होगा, या डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम मेंटेन करने के बाद करेंगे। उसके बाद यदि ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी होगा तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
ये सब तरीका है थोड़ा इसको समझने का, हालांकि यह प्रश्न पूछता नहीं है, एकेडमिक वालों के लिए ये बेहतर है और यहाँ पे ये चीजें आएगी नहीं। और जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। रियलाइजेशन अकाउंट में कब होता है कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं एसेट के साथ, ठीक है, और लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। तो ये भी महत्वपूर्ण बात हमको समझनी है। और क्या है भैया, देख लेते हैं जल्दी से। ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं समरी, ठीक। क्या इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण थोड़ा देख लें कि हम कैसे रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर, और ताकि जब खत्म ही हो गया तो उसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं और हमारे सेगमेंट में एक आध एग्जाम्पल लेके फिर समझ लेंगे इसको। हाँ, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आई थिंक। हाँ जी, इसी के बारे में बात कर रहे थे। पहला क्या था कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एसेट के अकाउंट में, क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या था, यदि ट्रांसफर करेंगे हम लायबिलिटी को, क्योंकि लायबिलिटी को हमको क्या करना है, रियलाइज करना है, इसलिए लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट्स इंक्लूडिंग प्रोविजन, ये भी ध्यान देना है कि इसमें इंक्लूड करना है यदि कोई हो तो, क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टर्म देम टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर डेबिट कर देंगे लायबिलिटी को। यदि हम सेल ऑफ एसेट करते हैं तो हम जानते हैं कि विद द सेम वैल्यू के साथ हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट को, अगर सेल कर रहे हैं तो। और एसेट अगर कुछ ओवर अप पार्टनर दिए हैं या लिए हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे रियलाइजेशन के अकाउंट के साथ। फिर क्या है, अगर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी कोई करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक के साथ क्रेडिट करेंगे। उसके बाद और क्या है, यह है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में कि फॉर अ लायबिलिटी विच अ पार्टनर्स टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, यदि ये भी लायबिलिटी कोई लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात रही। अब बात आती है ये कि जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये नोट वाली, कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज पेइंग द एक्सपेंसेस, इट इज implied that expenses are paid by the partner who has agreed to bear expenses। यदि यदि क्या हो, कोई इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नहीं दी हो कि जो हमारा खर्च हो रहा है ना उसका पे कौन करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में इट इज इम्प्लाइड, यानी वह गर्भित हो जाएगा। गर्भित मतलब क्या, कि यह माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि दैट एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर हु हैज एग्रीड टू बियर एक्सपेंसेस, कि यह ऐसे पार्टनर बियर करेंगे जो वह बियर करने के लिए एग्री हो, मतलब सहमत हो, ठीक है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बातचीत रही। और इसमें कुछ आई थिंक, और इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज ये भी है महत्वपूर्ण बात, कि इट मे बी नोटेड दैट द एग्रीगेट अमाउंट फाइनली पेबल टू द पार्टनर्स मस्ट इक्वल टू द अमाउंट अवेलेबल इन बैंक एंड कैश अकाउंट, कि यह क्या है, एग्रीगेट अमाउंट जो बनेगा वो कैसा, फाइनली पेबल करने के लिए जो फाइनली पेबल अमाउंट बनेगा ना पार्टनर्स में, वो मस्ट मतलब आवश्यक होगा किस में, हमारे बैंक और कैश के अकाउंट में चीजों को बराबर बराबर डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बातचीत रही हमारे इसके रिगार्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट के रिगार्डिंग। तो अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने समरी की तरफ। जो हमारा तरीका है, आज यह पार्टनरशिप का आखिरी क्लास है, आज से पार्टनरशिप अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम इस पर प्रश्न बना रहे हैं। आपको ऐसे प्रश्नों को सामने लाया जाएगा कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन के साथ, कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो पार्टनरशिप एक्ट के ये प्रोविजन को बताते हैं। तो पूरा फुल प्रूफ तैयारी आपको करवाएंगे, हर एक प्रश्न के साथ उसका उत्तर देंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और आप बस ऐसे ही विश्वास के साथ जुड़े रहिए, ठीक है।
क्योंकि हम लोगों ने सॉरी क्योंकि हम लोगों ने पार्टनरशिप के क्या क्या पढ़ लिए, आपके ऐप पे सारी चीजें जा रही होंगी। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग लगभग 8 से 10 क्लास लगती है और अच्छे से हम लोगों ने जाना है कि 8 से 10 लेक्चर में चीजों को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के एसेंशियल स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जाना। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना मित्र, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैसे होता है। तो हमने बताया कि न्यू एंट्रेंस होते हैं फर्म में, फिर क्या होते हैं, डेथ होते हैं, फिर क्या होते हैं, कोई कोई फर्म में क्या होता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है। फिर उनमें चेंजिंग ऑफ द पार्टनरशिप डीड में शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर उसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है, हिडन गुडविल क्या होता है, गुडविल को किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या होता है, कब कब कैपिटल और करेंट अकाउंट में चीजों को हम रखते हैं, कितनी अमाउंट, किस तरीके से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, कैसे हम गेनिंग रेशियो बनाते हैं, गेनिंग रेशियो का स्थान कहाँ होता है, सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ बनता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ बनता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ बनता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज की जो हमारी क्लास थी और सेकेंड क्लास यानी कल की क्लास और आज की क्लास, कल की क्लास तो पूरी पूरी हमारी जो है खत्म होने वाला जो डेस्क था उसके पर आधारित था, और आज जो था, आज हम लोगों ने क्या किया जाना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन से सेक्शन इन दोनों के बारे में बातचीत किया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिगार्डिंग। और हमने जाना कि पार्टनरशिप एक्ट में जो डिसोल्यूशन के तरीके होते हैं ना 5-6, नोटिस के रिगार्डिंग, कंपल्सन के रिगार्डिंग, और हमारे क्या नाम है म्यूचुअल कंसेंट के रिगार्डिंग, हाँ, कंटिजेंसी के रिगार्डिंग और कोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। ये सब जो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां पर डिसोल्यूशन होती है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, और रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इत्यादि तमाम के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आई थिंक ये फुल प्रूफ क्लास रही आपको, आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रही होगी। तो फिर जुड़ते हैं अगली कक्षा में, मिलते हैं कुछ नए चीजों के साथ, ठीक है। हमको एक चीज याद है कि आपके लिए हम अपनी बेसिक जो हमारा बेसिक था अकाउंट्स का, शायद वो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम मेंशन देके अपलोड कर देंगे कि कुछ बेसिक जो हमारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, ठीक है, ताकि जो आया था क्या नाम है, कमेंट आया था, मैसेज आया था इनबॉक्स में कि सर आपकी शायद क्लास ये आपने अपलोड नहीं किया, हालांकि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ वो क्लास, अपलोड ना हुआ हो किसी कारणवश तो उसको भी अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से चीजों को अवेल कर लेना। क्या क्या चीजें होंगी, वो होंगी चीजें पूरी की पूरी बेस्ड अकाउंटिंग हमारे हिस्ट्री से रह के, दो दो क्लास शायद है, अकाउंटिंग हिस्ट्री, अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी प्रथा, और अकाउंटिंग की क्या क्या हमारे प्रिंसिपल होते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग वहां पर बातचीत करेंगे, और यह हमारा प्राइमरी क्लास होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे जो आपका सिलेबस हमको अलाउ करेगा, आई थिंक फाइनल अकाउंट है शायद, हालांकि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट हमने देख रखा है, फिर भी हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक दो क्लास की वो होगी। उसके बाद महत्वपूर्ण क्लास रहेगी हमारी शेयर की, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में ढेर सारी क्लासेस होंगी, लगभग 8 से 10 क्लास होंगी, पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग एमसीक्यूज, जैसा कि हमारा तरीका है, सबसे पहले हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कम से कम ऐसा आधार दे दें कि जब हम एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आए तो उस आधार पर आप उसको कैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, उसके बाद फॉरफीचर वगैरह उसमें है इंक्लूड रहेगा, फिर आपका डिवेंचर रहेगा, डिवेंचर के बाद आपका यानी ऋण पत्र भैया, उसके बाद एचपी और आईपी रहेगा यानी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे वहां पर कि कैसे, उसके बाद रॉयल्टीज रहेंगे, शार्ट वर्किंग और सरप्लस कैसे निकालते हैं, ये भी रहेगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स, आपके यहाँ फोल्डर हम बना चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स लेकर आएंगे। इकोनॉमिक्स आपकी क्लास रेगुलर चल रही है, मैनेजमेंट चल ही रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से लगभग 40 to 50% तक हम लोग पहुंचा चुके हैं आपके यहाँ क्लास, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, एडमिशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से ओपन है, सुबह और शाम हमारे यहाँ दोनों बैच चल रहे हैं, कॉमर्स टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। जबकि इकोनॉमिक्स की क्लास 7 से 10 के अंतर्गत मैं लेता हूँ चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में, और आपकी उसी में मॉर्निंग में 8:30 से 10 की क्लास जो होती है वह
अकाउंट्स की क्लास यानी आपकी कॉमर्स टीजीटी पीजीटी की क्लास होती है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको और हम दे दें, क्योंकि हमारी क्लास जो है यह बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की होती है। तो जो बच्चे जो एस्पिरेंट हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी हमारी क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो प्लीज आप जुड़े रहिए, जुड़ने का प्रयास करिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अब आपसे आज्ञा लेंगे, मैं बीएन पांडे आप लोगों के लिए बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत लगा के, ताकि एक ही सीट की जरूरत है भैया। अगर आप सफल होंगे ना, तो हमारी जो है मेहनत है वह सफल हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच क्लास।